हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बने, आज की इस वीडियो में हम आपको सारे ही डेरिवेशन एक साथ सॉल्व करवाएंगे। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है? पहला हम आपको कराएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक, उसके बाद अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, 3 नंबर में ये पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय 101% बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। ये अगर आपने डेरिवेशन छोड़ दिया 100% आपके 5 नंबर कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। उसके बाद 6 नंबर पे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये 6 डेरिवेशन आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 6 डेरिवेशन है। तो आप इन 6 डेरिवेशंस को तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर में आपके इतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे जो कि 3 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला आपका डेरिवेशन होगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बाकी प्लेलिस्ट हमने बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, फिजिक्स की जाकर देख लीजिए। और बाकी अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए 5-6 डेरिवेशन की, तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए, हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कौन सा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें तीसरा टॉपिक आज हम करवाएंगे किसी विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या ले लिया, एक क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, एक क्यू आवेश ले लिया और इससे r मीटर की दूरी पर हमने एक और क्यू आवेश ले लिया, उसे हमने क्यू नॉट से प्रदर्शित किया। ठीक है, और इसे हमने इसको हमने a मान लिया और इस पे हमने b मान लिया। ठीक है, इस पे हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बिंदु B पर हमने क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो जो हमने डायग्राम बनाया है वही आपको इसमें लिख देना। तो क्या लिखना, माना कोई आवेश Q बिंदु A पर स्थित है। कहाँ स्थित है? Q बिंदु A पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, r मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश Q नॉट रखा गया। ठीक है, तब इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु A पर लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई F साइलेंट 0 Q इंटू क्यू 0। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये ले लिया। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई F साइलेंट 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, तो हमने इसकी जगह Q1 Q2 की जगह क्या ले लिया, Q1 की जगह हमने ले लिया Q और Q2 की जगह हमने ले लिया Q नॉट। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई F साइलेंट 0, उसके बाद Q इंटू क्यू 0 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण हमने इसको क्या बना ली, 1 बना ली। ठीक है, तब बिंदु B पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, E इक्वल टू F अपॉन क्यू 0। ठीक है, तो इसे हमने क्या बना लिया, इसे हमने बना लिया समीकरण 2। ठीक है, तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझी तो तभी हम आपसे कह रहे हैं पहले आपको कूलाम का नियम पढ़ना है, उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई। तो वो दोनों वीडियो आप जाके देख लीजिए, 5 से 6 मिनट की हैं दोनों वीडियो, आराम से पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 बना लिए हमने। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 का जो मान है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने समीकरण जो 1 का मान है वो 2 में रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो क्या करेंगे, E इक्वल टू F की जगह हमने क्या रख दिया, F की जगह हमने रख दिया 1/4 पाई F साइलेंट 0। क्या रख दिया, 1/4 पाई F साइलेंट 0 क्यू
0 अपॉन r और अपॉन में क्या है Q0। ठीक, अब J Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, बचेगा लास्ट प्रूवमेंट आपका ये बचेगी E इजक्वल टू 1/4 पाई F साइलन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। उसका मात्रक क्या होएगा, R मतलब, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा इसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली, एक तो F इजक्वल टू पहले हमने क्या ले लिया, 1/4 पाई F साइलन 0 Q0 अपॉन R। ठीक है, फिर इसके बाद ये करने के बाद फिर हमने ले लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे 1/4 पाई F साइलन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचेगा, E इजक्वल टू 1/4 पाई F साइलन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यही अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। तो ये है आपका, ये 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज का पहला डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये डेरिवेशन आपके 5 नंबर में पूछा जाता है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन होता है इसका डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बिल्कुल साफ और अच्छा बनाया तो आपको डायग्राम से ही 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने ले लिया वैद्युत द्विध्रुव ए बी। एक हमने क्या ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी। ठीक है, जिसके ए पर हमने क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश, और बी पर हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया। और इस ए और बी के बीच हमने क्या रख दिया, एक मध्य बिंदु ओ रख दिया। ठीक है, इनकी दूरी क्या हो जाएंगी 2l, क्योंकि मध्य बिंदु से L और L तो मिला के दोनों क्या हो जाएंगी, A से B तक की दूरी 2l हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने क्या रखा, P रखा, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करा, B से P तक की दूरी क्या कर ली, R माइनस L कर ली। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश की जो दूरी होगी वो क्या होगी, R माइनस L होगी, और माइनस क्यू आवेश की दूरी क्या होगी, R प्लस L होगी। ठीक है, बिंदु P तक की माइनस क्यू आवेश की दूरी होगी R माइनस R प्लस L। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के लिए R प्लस L होगी, और प्लस क्यू आवेश के लिए R माइनस L होगी। ठीक है, बस इतना ही आपको डायग्राम में बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जो डायग्राम में बनाया है वही हमको क्या कर देना है, इसमें लिख देना। तो क्या लिखा हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दिखाया गया है, जिसके मध्य बिंदु ओ से R मीटर की दूरी पर क्या रखा है, एक बिंदु P रखा है। जो हमने आपको बताया वही इसमें लिखा है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और माना इस वैद्युत द्विध्रुव का जो परावैद्युतांक है, वो जो परावैद्युत है वो क्या है, परावैद्युत माध्यम में रखा है। जो द्विध्रुव है वो क्या किस में रखा गया, परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग सबसे पहले करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई F साइलन 0 और K। अब K ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो माध्यम लिया वो क्या लिया, परावैद्युत माध्यम। ठीक है, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई F साइलन 0 K Q अपॉन R माइनस L, और क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। तो इसको क्या बना लिया हमने, समीकरण 1 बना लिया। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए हमने क्या निकाली थी दूरी, प्लस वाली। ठीक है, तो R प्लस L वाली। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई F साइलन 0 K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बना लिया, समीकरण 2 बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश भी निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे, तब लिखेंगे हम लोग परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो तब करके आपको लिखना है परिणामी तीव्रता।
परिणामी तीव्रता क्या करना, E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो क्या करेंगे, E1 को E2 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या कर लेंगे, इसमें से हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के और Q को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 और Q क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया तो 1/4 आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या कर देंगे, अब हम लोग इसकी तिरछी गुणा कर देंगे। जब तिरछी गुणा गुणा करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा और आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे जो था वो वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन ले ली तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे खोलेंगे, अब इसको करेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q। अब इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यही हम लोग फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, ठीक है। जिससे जैसे इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आर प्लस एल का होल स्क्वायर हम लोग खोल लेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। इसी टाइप से हम आर माइनस एल का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, ठीक है। अब आर से आर क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, एल से एल भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा, 2RL और 2RL, 2RL क्या हो गया 4RL और नीचे जैसा था। तो नीचे का क्या, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें भी आपने वो वाला फॉर्मूला सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें जब स्क्वायर होल स्क्वायर लगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 4RL, जब ये 2RL जुड़ेंगे क्या हो जाएंगे 4RL, ठीक है। और नीचे क्या भी हमने आपको बताया था फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। जब इस पे होल स्क्वायर लगाया तो आपको इस पे भी होल स्क्वायर, इसमें हमने लगाया नहीं बट आपको इसमें आपको समझ दिख ही रहा हो कि इसमें होल का स्क्वायर लगा, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद तब करके लिखेंगे यदि आर का जो स्क्वायर है वो किससे, एल स्क्वायर से बड़ा है। तो जब आर का स्क्वायर बड़ा है तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 Q4RL अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक आर से एक आर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो आर का क्यूब बचेगा, ठीक है। जब आर का क्यूब बचेगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ, क्यू का क्यू वैसे 4 पाई एफ साइलेंस 0 के और क्यू का क्यू कैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो 4RL को क्या कर देंगे हम, 4L को क्या कर देंगे, बांट देंगे तो 2L और इंटू में 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला जो है वो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जब इसमें रखा तो क्या आ जाएगा, आपको चूंकि करके दिखाना भी होगा, जैसे हमने लिखा है आपको भी इसी टाइप से लिखना होगा। जब हमने रख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ साइलेंस 0 के 2p अपॉन आर का क्यू। जब ये रख देंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें क्या है, यदि माध्यम क्या है, वायु या निर्वात में है तो k का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब k का मान 1 हो जाएगा तो k क्या हो जाएगा, हटा देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2p अपॉन आर का क्यूब। जे क्या है आपका, अक्षीय स्थिति में तीव्रता है, जिसका फॉर्म मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपको ये जरूर लिखना है इसका मात्रक, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो मात्रक का आपका 1 नंबर कट जाएगा। बाई चांस आपने डेरिवेशन पूरा प्रूव्ड कर दिया, उसका मात्रक नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति का तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको जरूर से जरूर दो से, अगर आपको ये वीडियो आपने देख ली, इसके बाद आप एक बार बिना देखे आपको कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से हमने आपको कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
काफ़ी टॉपिक हमने करवा दिए, जो हमने आपको पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको चैप्टर वाइज एंड टाइम तक हम आपको इस चैनल की सहायता से तैयारी करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस पर आपको रोज हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली। फिजिक्स की हमने 5 से 6 वीडियो डाल दी। अब आपकी चैप्टर जो केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका चैप्टर होगा विलियन। इसी टाइप से जिनके पास बायो है उनके जो फर्स्ट चैप्टर है पुष्प पादप में लैंगिक जनन, वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको जो डेरिवेशन कराया था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज जो होने वाला है डेरिवेशन, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में क्या होता है? अक्षीय स्थिति में जो अपनी अक्ष में होता है उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। और निरक्षीय स्थिति में क्या है? निरक्षीय स्थिति में जैसे ये है और ये यहाँ पे हो या नीचे हो तो इसे हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो आपको निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में फर्क समझ में आ गया होगा। तो ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो हमने फिजिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है 2026 के लिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है प्लेलिस्ट की, जाके उसको पूरा ही टॉपिक वाइज सारी लाइन वाइज हमने टॉपिक करवाए, जाके आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बिना स्किप करे। जब आप बिना स्किप करे इस डेरिवेशंस को समझ लेंगे तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ले लिया? ए और बी ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ले लिया? एक माइनस क्यू आवेश रख दिया और एक पर प्लस क्यू आवेश रख लिया। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिस ए बी रखा है और ये किस में रखा है? ये परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए जो किस में रखा गया? परावैद्युतांक में रखा गया है। ठीक है, और इसकी दूरी क्या होगी? 2l होगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? ए से बी तक की दूरी क्या होगी? 2l होगी। अब द्विध्रुव में हमने क्या करेंगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हमने क्या रख दिया? एक बिंदु P रखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हमने एक क्या रख लिया? बिंदु P रख दिया। ठीक है, उसके इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम A से P तक की हम क्या कर देंगे? इसे मिला देंगे और इधर से भी हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, और इसकी जो जब ये मध्य बिंदु हमने बांट दिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। और इसी टाइप से इधर भी L हो जाएगी। तो ये अब जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगी? इसकी दूरी 2l हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये दूरी है ये कैसे निकाली गई? ये दूरी हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसी प्रमेय से हम ये दूरी निकाल लेंगे। तो इसमें लंब क्या दे रखा है? r। तो लंब क्या दे रखा है हमारा? r, तो r का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आधार क्या दे रखा था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? l है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? l का स्क्वायर। ठीक, अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? l r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगी? कर्ण की दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो कर्ण की दूरी क्या आई? अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। यही दूरी हम क्या रख देंगे? इधर रख देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे तीव्रता। हमें क्या निकालनी? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता हम क्या निकालेंगे? P पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है? परिणामी तीव्रता है। अब इसी डेरिवेशन में आपका यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो ये चित्र हमने आपको अलग से बनाया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाली हमने? परिणामी तीव्रता। जो यहाँ पे निकलेगी ये यहाँ पे आपकी परिणामी तीव्रता निकलेगी। यहाँ पे E1 नहीं सिर्फ E है।
ठीक है। यहाँ पे जब हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आपका आएगा E1 साइन थीटा और यहाँ आएगी आपकी E2 साइन थीटा, और ये जो जाएगी ये आपकी E cos थीटा, और ये जो रेखा जा रही है ये है E2 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो तीव्रता है दो घटकों में बांट लेंगे। ठीक है, कितने घटकों में बांट लेंगे, दो घटकों में बांट लेंगे। अब जो E1 साइन थीटा है ये इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। ये कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। E1 साइन थीटा जो है वो ऊपर के लिए जा रही है और E2 साइन थीटा नीचे के लिए जा रही है। तो इसकी दिशा क्या होने, विपरीत होने के कारण E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। समान होने के कारण E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना है यही इसमें। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बताया इसमें, जो तीव्रता है परिणामी तीव्रता उसे कितने घटकों में बांटा हमने, दो घटकों में बांट लिया, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। ये रही आपकी जे, इधर आपकी क्या आएगी, E2 साइन थीटा, ऊपर कहाँ जाएगी, E1 साइन थीटा, और ये जो है ये क्या है आपकी E2 cos थीटा, और ये ऊपर जहाँ जाएगी ये आपकी E1 cos थीटा। तो ये चित्र अगर हम यहाँ से उठा के इधर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ही आपका डायग्राम बनेगा, और ये जो आपकी बीच में आएगी ये आएगी परिणामी तीव्रता। E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें जितना हमने डायग्राम में बनाया है वही हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने डायग्राम में कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या लिया है, AB दिखाया गया है तथा ये कैसा है, यह परावैद्युतांक में रखा गया है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक में रखा गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तीव्रता हमें यहाँ तक लिख दिया। इसके लिए तीव्रताओं को क्या करा हमने, दो घटकों में बांटा गया, जो हमने आपको बताया वही सिर्फ इसमें लिखना है। चित्र के अनुसार इसमें क्या लिखना है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, और जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना होगा। तब क्या निकालेंगे, तब हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बस आपको इतना ही लिखना होगा। अब आपका स्टार्ट हो जाएगा डेरिवेशन। मेन डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता लिखेंगे। परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यही इसी में हम E1 और E2 का मान रख देंगे, फिर आपका प्रूवमेंट निकल आएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस की आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे और माइनस की आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। फिर जो E1 और E2 के मान निकलेंगे वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस की आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं। जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है ये होता है E = 1/4 पाई F∁0 Q का R²। R² की जगह हम कौन सी दूरी रख देंगे, जो हमारे डायग्राम में है, √R² प्लस L², ये दूरी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो E1 = 1/4 पाई F∁0 Q में √R² प्लस L²। ठीक है, ये आपका E1 का मान हो गया। इसी प्रकार हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 = 1/4 पाई F∁0 K। अब ये K कैसे आए, ये भी आप लोग के दिमाग में आ रहा है। तो K इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो द्विध्रुव लिया है वो किस में है, परावैद्युत माध्यम में, इसलिए ये आपका K आ रहा है। जो द्विध्रुव लिया था वो परावैद्युत माध्यम में रखा गया था, इसलिए हम लोगों ने K लिया है। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया, E1 और E2 के मान आ गए। अब यही लिखना है आपको, E1 और E2 के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला है उसमें हम लोग ये वाले मान पुट कर देंगे। तो E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E = 1/4 पाई F∁0 K Q में √R² प्लस
एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक है, ये जो लंब बटे कण होता है ये किसका मान होता है, ये होता है साइन थीटा का मान। आधार बटे कण जो होता है मान वो होता है कॉस थीटा का मान, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का मान। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। और आधार बटे कण क्या था अपना, ये था अपना डायग्राम कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये अपना डायग्राम था। यहाँ पे जो मध्य बिंदु से जो आधार थी, आधार की लंबाई क्या थी, एल थी। आधार की जो दूरी थी वो क्या मान ली हमने, एल। और यहाँ पे जो दूरी थी वो थी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा है अपना, एल दे रखा है, और जो दूरी है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग क्या रख देंगे, कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो जब हम इसमें मान रखेंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान क्या रख देंगे, एल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये अपना मान रख देंगे। इसी टाइप से हम E2 का भी मान यही रख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे। तो ये और ये क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब कॉमन लिया तो कुछ इस टाइप से आया। अब ये पावर कैसे आई, 3/2 ये पावर ऐसे आई। जब हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो क्या, अंडर रूट हटाएंगे तो जो स्क्वायर लगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती, 1 होती है। और इसमें जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर कितनी हो जाती है, 1/2 होती है। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये पावर कितनी रखी है, 3/2। और ये पूरा भाग कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मान क्या है अपना, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका है ये फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव का है ये फॉर्मूला। ठीक है, या करके आप इस टाइप से लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L ये फॉर्मूला आपका वैद्युत द्विध्रुव का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान रख लेते हैं। तो जो आर स्क्वायर का मान है वो किससे बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, एल से। ठीक है, जो आर स्क्वायर का मान बड़ा है किससे है, एल से है। ठीक है, तो अपना जो आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है एल से। ठीक है, तो क्या कर देंगे, एल क्या कर देंगे, कट जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एल कट जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है एल से। तो एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू अपॉन में आर स्क्वायर का पावर कितनी आ रही, 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पावर कितनी बचेगी आपकी, 3 पावर बचेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द्विध्रुव का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब इसमें ये क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। Q इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अपॉन में पावर कितनी आ रही, R की 3 पावर आ रही। तो यही क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम जो के दे रखा है ये क्या है, परावैद्युत माध्यम में। यदि माध्यम वायु या निर्वात में हो तो क्या हो जाएगा, तब जो के का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनल जो प्रूवमेंट आएगा वो आपका ये आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई P अपॉन में R का 3 पावर, और इसकी फॉर्म मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। फाइनल प्रूवमेंट आपका ये रहा। अगर माध्यम वायु निर्वात में है तो क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के हट जाएगा। फाइनल प्रूवमेंट क्या आएगा आपका, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन में R की पावर 3, और इसका मात्रा क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी टाइप से हमने काफ़ी टॉपिक्स करवा दी, जो आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितने भी टॉपिक बने हैं लगभग हमने आपका चैप्टर पूरा ही करवा दिया है। कुछ टॉपिक, ये आपका जो टॉपिक रहेगा, अभी 2-3 और भी आपके टॉपिक रह गए, उसके बाद आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर आप उसको चेकआउट कीजिए। और सारी वीडियोस को अगर लाइन वाइज देखते हैं तो 100% आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से हमने समझाई हैं। तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर बल युग्म, जो बल युग्म है उसका आघूर्ण हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र लिया। ये जो है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और ये वैद्युत क्षेत्र पर हमने क्या रखा, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या रखा है, ए बी रखा है। ये जो है ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। ठीक है, और इस पर हमने क्या रखे हैं, दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पर हमने रख दिया माइनस क्यू आवेश और एक पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और इसकी ए से बी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2l होगी। वैद्युत द्विध्रुव की ए से बी तक की दूरी क्या होगी, 2l होगी। ठीक है, और ये जो द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र पर क्या कर रहा है, झुकाकर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र पर झुकाकर थीटा के कोण पर रखा गया है। ठीक है, जिस पर क्या कर रहा है, बल युग्म कार्य कर रहा है। जे हमने क्या रखा, जो द्विध्रुव है इसको हमने झुकाकर थीटा के कोण पर रखा है, और ये जो है बल इस पर कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, यह जो बल युग्म है इसको हमें क्या करना, घुमाकर, ये बल युग्म है, बल युग्म द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। ये जो है बल, ये इधर से इस टाइप में इस डायरेक्शन को ले जाएगा, और ये जो बल है इस टाइप से, तो इसे क्या करना है, समांतर लाने का प्रयास करेगा। जो बल युग्म है इसे वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसी टाइप से तभी हमने आपको ये जो डायरेक्शन एरो दिया है ये इसमें इधर के लिए दिया है और इसमें इधर के लिए दिया है, क्योंकि जब जे बल होगा तो ये जो बल होगा इधर डायरेक्शन में जाएगा और ये जो बल होगा इधर डायरेक्शन में जाएगा, तभी जो क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है कि अब इसमें लिखना क्या है, जो हमने डायग्राम में बनाया है वही आपको इसमें लिखना होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या करा, ए बी दिखाई, ये है आपका ए बी। ठीक, उसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा के कोण पर रखा है, जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक है, यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि ये जो बल युग्म है दोनों, ये क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। तभी हमने आपको ये एरो इस टाइप से और इस टाइप से बनाने, ये जो बल है ऊपर के लिए जाएगा और उधर वाला बल है वो नीचे के लिए जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, समांतर आ जाएगा। ठीक है, तब इस बल युग्म का आघूर्ण, तब क्या निकालेंगे, तब इस बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बल युग्म इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी। अब इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने एक लंबवत दूरी मान ली, इसमें हमने एक जो त्रिभुज मान ली, ये जो है ये हमने लंबवत दूरी मान ली, तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसे हमने नाम ए बी और सी दे दिया। ठीक है, तो बल युग्म का फॉर्मूला क्या होता है, बल युग्म बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। और बल युग्म को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टाउ से। बल युग्म को किससे लिखते हैं, टाउ से। ठीक है, याद रखिएगा, बल युग्म को टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर F इज इक्वल टू 2l। अब ये 2l क्यों आया, यहाँ पे गुणे का निशान होगा, 2l क्यों आया, क्योंकि लंबवत दूरी, तो हम पहले क्या निकालनी होगा, हम लोगों को लंबवत दूरी निकालनी हो, तो ये हमने लंबवत दूरी आपकी निकाल ली। साइन बराबर साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब अगर आपको साइन का मान नहीं पता होगा तो लाल बटे का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो मान है लंब बटे कर्ण, ये होता है आपका साइन का मान, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का मान, और लंब बटे आधार होता है आपका टेन का मान। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस ट्रिक से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दे रखा है अपना, बी सी। लंब क्या दे रखा है, ये है लंब, ये जो है ये क्या है, लंब, ये है बी और ये सी, तो लंब बटे कर्ण। और कर्ण क्या दे रखा है, 2l, तो बी सी अपॉन में 2l। अब जब बी सी क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है ये क्या आ जाएगा, जो 2l कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी में क्या आ जाएगा, लंबवत दूरी का जो मान रखेंगे वो आ जाएगा 2l। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू 2l, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा, एफ इंटू 2l। ठीक, अब बल का मान आपने पता ही होगा, एफ इज इक्वल टू ई
क्यू, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। अब एफ का मान जब इसमें रखेंगे तब करके आप लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू ई क्यू इंटू 12 साइन थीटा। अब ये क्यू, अब इसको क्या करेंगे, ये जो क्यू और इंटू 12 है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे। ये किसका मान है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, ठीक है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 12, तो इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो जब इसमें मान रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या रख दिया, पी रख दिया, तो पी ई साइन थीटा आ जाएगा। या तो आपसे इस टाइप से पूछे, यदि अगर थीटा का मान 90 होगा तब क्या होगा, तब ये कंडीशन लगाई जाती। वैसे आपका यहाँ तक प्रूवमेंट हो गया। बाई चांस अगर आपसे डेरिवेशन में ये भी पूछ ले कि यदि थीटा का मान 90 है तब, तो यदि थीटा का मान 90 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम अधिकतम मान पूछ लेता है, तो जब अधिकतम मान पूछेगा बल आघूर्ण का, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या रख दिया हमने, ए रख दिया, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई। ये आपका फाइनल प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर अधिकतम मान पूछ ले तो आपका ये है, वरना तो यहाँ तक ही आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछे कि बल युग्म का अधिकतम मान भी बताइए, तो आपको लिखना होगा, वरना तो आपका जो डेरिवेशन है वो सिर्फ यहीं तक ही है। तो ये था आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, 3 नंबर आपके ये बोर्ड एग्जाम में पक्के कर देगा। गॉस की प्रमेय, जो कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो 100% गारंटीड वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का ये फॉर्मूला समझेंगे। आपको फॉर्मूले के बारे में चिन्ह पता होना चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। फाई इज इक्वल टू 1/f साइलेंट 0 गुणे में क्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई को बोलते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं फाई को, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, एफ साइलेंट 0 को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, और क्यू को पता ही होगा, क्यू माने आवेश, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/f साइलेंट 0 गुणे में क्यू, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसे क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। और हमें प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हेडिंग डाल के आपको लिखना है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे जुड़े आवेश का, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, उससे जुड़े आवेश का 1/f साइलेंट 0 गुना होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है ये वाला फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू 1/f साइलेंट 0 गुणे में क्यू, या करके आप इसे ये लिखना, इसे बंद कर देना, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है हेडिंग निष्पत्ति। यहाँ से ही आपका डेरिवेशन मेन स्टार्ट होगा, यहीं से हम लोग प्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आप क्या डालेंगे, निष्पत्ति। निष्पत्ति के बाद आप डायग्राम बनाएंगे। आप डायग्राम निष्पत्ति के बाद बीच में भी बना सकते हैं, हमने साइड में इसलिए लिख दिया जिससे कि पीडीएफ लंबी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके डायग्राम को समझेंगे। तो हमने क्या ले लिया, एक हमने ले लिया गॉसियन पृष्ठ। ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ जिसके केंद्र O पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। माना एक गॉसियन पृष्ठ, ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, इसके केंद्र पर क्या स्थित है, केंद्र किसको हमने किससे लिख रखा है, O से, और केंद्र पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। और बिंदु P के जो चारों ओर छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा, जो बिंदु P है इसके चारों ओर जो छोटे से भाग का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, dA वेक्टर, ठीक है। इतना लिखना। पहले क्या करना है आपको, माना है कोई गॉसियन पृष्ठ ले लिया, जिसके क्या है, जिसके केंद्र पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, और बिंदु P के चारों ओर एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, dA वेक्टर, ठीक है। उसके बाद dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच कौन सा कोण बनना होगा, थीटा कोण, ठीक है। क्या बनना है,
डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कोण बनना होगा, तो उसे किससे हम लोग लिखेंगे, थीटा से। बस आपको इतना ही इसमें समझना है। अब लिखेंगे कैसे, आपने यहाँ पे हेडिंग डाल के, पहले आपने निष्पत्ति हेडिंग डाली, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको नीचे लिखना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, माना एक गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, माना एक गॉसियन पृष्ठ जिसके केंद्र पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल D है, ठीक है। उसके बाद E, माना E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच जो कोण बन रहा है उसे किससे हमने लिखा है, थीटा से। कोण का क्या बनना है, थीटा। तब गोले के छोटे से भाग का हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। सॉरी, तब गोले के छोटे से भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीए डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ठीक है। अब जब आपको इतना तो पता ही होगा, तो जब भी हम लोग डॉट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो ई दे रखा है इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला जो लगाया है इसे आपको साइड में दिखाना भी होगा कि कौन सा फॉर्मूला आपने इसमें पुट किया। तो मैंने यहाँ पे साइड में चूंकि करके लिख दिया है, चूंकि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन में आर स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ये साइड में दिखा देंगे आपका डेरिवेशन भी अच्छा हो जाएगा और लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अगर जो फॉर्मूला आप पुट कर रहे हैं उसे साइड में आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब आपने ये सुना होगा कि डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है घन कोण का। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह हम लोग रख देंगे डी ओमेगा, क्योंकि डी ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो ये इस टाइप से लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल टू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा। तो हमने ये पुट करा था तो ये हमने लिख के भी दिखा दिया है, क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे से भाग के लिए फ्लक्स निकाल रहे थे। ये जो डी है, ये डी क्या दर्शाता है, ये डी दर्शाता है आपके छोटे से भाग के लिए। अब ये डी क्या कर देंगे हम लोग, जब कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। तो इसको डी कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, समाकलन करवाएंगे। तो जब इसका समाकलन कराएंगे क्या हो जाएगा, ये जो साइन है इसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा पर बायो वालों को नहीं पता होगा। ये जो साइन है इसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या करवाते हैं हम लोग, समाकलन कराते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसका समाकलन कराया तो क्या आएगा, समाकलन डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। तो जब हम लोग किसी का भी जब हम समाकलन करवाते हैं तो डी ए जब हमने क्या करा, डी ए का समाकलन कराया तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार से अगर हम डी एस का समाकलन करवाएंगे तो क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। समाकलन क्या कर देता है, डी को कैंसिल कर देता है। ये सिर्फ बायो वाले के लिए बता रहे हैं, मैथ्स वालों को पता होगा क्योंकि उनके में अलग से ही चैप्टर दे रखा होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बायो वाले बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझे। जब भी हम किसी का समाकलन करवाएंगे, जैसे हमने डी ए का समाकलन करवाया तो आंसर इसका क्या आएगा, डी ए का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। तो इसी प्रकार से अभी हमने इसका समाकलन करवाया डी फाई ई का। तो जब डी फाई ई का हमने समाकलन करवाया तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई ई, ठीक है। और इधर डी ओमेगा का जब समाकलन करवाए तो क्या आएगा, ओमेगा, ठीक है। तो या करके आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, जे समाकलन डी को क्या हो गया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में क्यू और ओमेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि करके लिखना आपको संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकाल दिया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा का मान
रख देंगे। तो तब करके आपको लिखना है कि फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे क्यू गुणे 4 पाई। तो हमने ओमेगा की जगह क्या रख दिया, 4 पाई रख दिया। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो प्रूवमेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय, लास्ट में आपको लिख के भी दिखाना है यहाँ पे कि यही गॉस की प्रमेय। तो ये था आपकी गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन, जो कि कितने नंबर पक्के करेगा, 5 नंबर। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता और ये आपके 100% 5 नंबर कंप्लीट करवाए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो डेरिवेशन हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम को समझेंगे। तो डायग्राम में हमने क्या किया, हमने एक ले लिया गॉसियन पृष्ठ। ये जो है सर्कल, ये क्या है, हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया, जिसका केंद्र क्या है, ओ। जिसका केंद्र क्या है, ओ। ओ पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है। उसके बाद आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक क्या है, बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है। क्या बताया हमने, एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया जिस पर क्या, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इसके केंद्र पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है। अब इस पे हमें क्या ज्ञात करना, बिंदु पी पर। बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। उसके बाद बिंदु पी के एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है, जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ये बिंदु पी के एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के जो दिशा है वो क्या है, समान है। तो दिशा समान होने के कारण इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, समान है। तो इसमें आपको क्या क्या अभी हमने आपको समझाया, एक हमने क्या ले लिया, गॉसियन पृष्ठ ले लिया, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। केंद्र ओ पर हमने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, और एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब बिंदु पी के छोटे से भाग का जो हमने हाईलाइट कर रखा, बिंदु पी के छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या है, डी है। उसके बाद ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच जो कोण बनना है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, समान है। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये था आपका डेरिवेशन। अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम, माना एक गॉसियन पृष्ठ जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जिस पर हमें प्लस क्यू आवेश रखा है। जिस पर क्या रखा है हमने, प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इस आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। इसके लिए पी के चारों ओर एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल डी है। तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, जो हमने आपको डायग्राम में समझाया वही हमें आपको लिख देना। ज्यादा कठिन नहीं है, बस इतना ही आपको लिख देना। ठीक है। जो हमने बताया, जैसे माना एक गॉसियन पर जिसका केंद्र ओ है, जिस पर हमें प्लस क्यू आवेश रख दिया। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए पी के चारों ओर का एक छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, डी है। बस इतना लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है। तो हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में से जब डॉट हटाते तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। ठीक है। तो जब डॉट हटाया तो क्या लगाया हमने, कॉस थीटा लगाया। तो क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। अब कॉस थीटा का मान 0। क्यों 0, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच जो कोण बनना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, समान है। तो कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख के दिखाना है। तो चूंकि करके लिखना है कि गॉसियन पृष्ठ के लिए ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के बीच जो कोण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। जैसा मतलब जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, तो वहां पे आपको लिख के दिखाना होगा। तो यहाँ पे 0 है मान, तो यहाँ पर हमने क्या करा, लिख के दिखाया। उसके बाद तब करके लिखना है यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, क्योंकि कॉस थीटा 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखने का कोई वो ही नहीं,
जब हम 1 रख देंगे तो मान क्या आ जाएगा, यही आएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। तो अभी तक हम लोग छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल निकाल रहे थे। जो डी है, ये डी क्या दर्शाता है, छोटे से भाग के लिए। तो अभी तक हम लोग फ्लक्स जो निकाल रहे थे वो किसके लिए निकाल रहे थे, छोटे से भाग के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो क्या कराते हैं, समाकलन कराते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो आपको डेरिवेशन कराया था गॉस की प्रमेय, उसमें हमने आपको बताया था इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों को खास कर ध्यान दें कि इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए करते हैं तो क्या कराते हैं, समाकलन कराते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, समाकलन करवा दें। तो यहाँ पे जब समाकलन कराए तो समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डी ए। तो जब भी हम लोग समाकलन, जैसे हमने डी फाई ई का समाकलन कराया तो आंसर क्या आ जाएगा, फाई ई आएगा। ठीक है, क्योंकि समाकलन डी से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम समाकलन डी ए का कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, इसके आगे हम लोग कंडीशन लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, फाई का मान रख देंगे। तो यहाँ पे फाई का मान रखेंगे, यहाँ पे ए का मान रख देंगे। ए का मान क्या है, अपना जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे, चूंकि गॉस की प्रमेय से फाई ई, यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 तथा क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे फाई ई का मान क्या है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, और हमें क्या निकालनी है, ई निकालनी है। तो ई ऐसे ही रख दिया। और ए का मान क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई जो होगा वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो ई को हम इधर ले आए। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तक आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फाई का मान रख दिया, यहाँ पे ई हमने क्या ई का ई ऐसे ही रख दिया, यहाँ पे हमने ए का मान रख दिया। तो जब यहाँ पे रखा तो क्या निकल आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कूलाम के नियम। तो जब कूलाम का नियम लिखना है तो यहाँ तक आपको लिख के दिखाना है कि यही किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद यदि किसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दें, तब आवेश Q तथा Q0 के कारण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू E इंटू ई क्यू। ठीक है, यहाँ पे Q होना चाहिए। अभी हम लोग क्या रख रहे हैं, परीक्षण आवेश ले रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या रख दिया, Q0 रख दिया। ठीक है, तो जब हम Q0 रखेंगे तो F का, यहाँ पे E का मान क्या हो जाएगा, E का हमने रख दिया मान 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में एफ आर स्क्वायर और Q0। तो यही क्या है, यही अपने कूलाम के नियम का है। ठीक है, यही क्या है, कूलाम का नियम है। F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में आर स्क्वायर Q0। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आपको मात्रक भी लिख के दिखाना है, क्योंकि बाई चांस आप मात्रक नहीं लिखते हैं, मात्रक के भी 1 नंबर एग्जामिनर काट लेता है। तो जब भी आप डेरिवेशन प्रूफ कर रहे हैं तो उसका मात्रक भी आपको लिख के दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ तक आपको लिखने के बाद लिखना है यही कूलाम का नियम है। तो ये था आपका गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा गया है। तो इसमें हमने क्या क्या करा, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे जब हम डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। अब इनके बीच का जो कोण है वो क्या, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। इसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसी प्रकार निकालेंगे, तो समाकलन करवाएंगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब इसमें क्या करेंगे, फाई का मान रख देंगे और ए का मान रख देंगे, तो हम क्या निकल आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई तो जब हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे, तब Q और Q0 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई Q0। ठीक है, तो इसी कारण इसमें जब हम E का मान पुट करेंगे तो हमारा कूलाम का नियम
निकल जाएगा। बहुत ही इजी डेरिवेशन, अगर आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसे समझ पाएंगे। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे आपको घर पे 2 से 3 बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। बस आपको क्या करना है, कमेंट में पीडीएफ लिखना है। अगर आप कमेंट में पीडीएफ लिखते हैं तो हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।